गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल जो है आपको इसी चैनल पे फेडरलिज्म पूरा एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। इसके पहले भी जो है पावर शेयरिंग पढ़ाए थे, लेकिन उसका एमसीक्यू नहीं हुआ था कल भी, और कल फेडरलिज्म पढ़ाए थे तो उसका भी एमसीक्यू बाकी है। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसएसटी में फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग का एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके बताए थे कि 20 मार्क्स एमसीक्यू से ही आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग का एमसीक्यू करेंगे, और फिर उसके बाद एक नया चैप्टर पढ़ेंगे एसएसटी का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में आपको सबसे पहले कल एक्सप्लेनेशन दिए थे कि फेडरलिज्म को हम लोग कौन सा गवर्नमेंट बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या पावर डिवीजन कैसे हुआ था, तो ये बताए थे कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर डिवीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट में डिवीजन हुआ था, ठीक है। अब इसके पहले जब पावर शेयरिंग पढ़ाए थे तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें बताया गया था कि इसमें जो पावर होता है वो लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशियरी में डिवाइड होता है। तो ये सिविक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मेन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर फेडरलिज्म का कुछ बहुत टाइप्स ही बताए थे आपको कि कुछ कंट्रीज कमिंग टुगेदर होते हैं और कुछ कंट्रीज होल्डिंग टुगेदर होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग का एक्सप्लेनेशन, तो आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। चैप्टर समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो है एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहां से, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या बताए थे, क्या बताए थे कमिंग टुगेदर में, एक था होल्डिंग टुगेदर और एक क्या था, कमिंग टुगेदर, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन था, जिसमें होल्डिंग टुगेदर में क्या बताया गया था कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखता है, पावर दिखाता है उसको अपना, इसीलिए इसका नाम क्या है, होल्डिंग। लेकिन जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन था, इसमें क्या करते हैं कि छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वो खुद चले जाते हैं, कहां पर, खुद कहां चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और क्या बोलते हैं कि आप मेरे सारे स्टेट के पावर का अथॉरिटी अपने पास रखिए। तो आज का क्वेश्चन क्या पूछा है सबसे पहला कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल कौन कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल कौन सा होगा। पहला इंडिया स्पेन बेल्जियम, दूसरा इंडिया यूएसए स्पेन, तीसरा यूएसए स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया, और चौथा बेल्जियम एंड श्रीलंका। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन बताइए कौन सा आंसर होगा। तो कमेंट आ रहे हैं, आदित्य राज बता रहे हैं सी, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर कौन सा होगा, सी, यूएसए स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया वाज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन जितना भी स्टेट्स का नाम लिखा है आपको बताना है कि इसमें कितने, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जहां का अपना खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते थे, वहां पर इंडियन फ्लैग नहीं होस्ट किया जाता था। तो आपको पता होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। फिर आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, इसका भी आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स। पंचायती राज सिस्टम आपको बताए थे कि लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट होते हैं, अगर वो रूरल एरियाज में है तो पंचायती राज में आते थे, अर्बन एरिया में तो म्युनिसिपैलिटी में आते थे। तो ये रूरल एरिया का पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, विलेज, ठीक है, गांव। उसके बाद गांव का जो हेड होगा सरपंच, उसके बाद उसका ग्रुप बनेगा ढेर सारे विलेजेस का, तो क्या होगा, ब्लॉक। ब्लॉक का हेड क्या होगा, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ब्लॉक्स का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन क्या सा होगा, डी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बताना है इन चारों में से कौन से कंट्रीज में यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थे। तो कल आपको हम यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में डिफरेंस बताए थे। यहां पर क्या बताना है कि यूनिटरी सिस्टम का एग्जांपल है कौन सा। पहला बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बोथ श्रीलंका एंड बेल्जियम और चौथा नन ऑफ द अबव। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? नन ऑफ द अबव। कुछ लोग बता रहे हैं कि नन ऑफ द अबव होगा। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रोहित यादव बता रहे हैं कि इसका आंसर सी होगा। आदित्य राज बता रहे हैं कि आंसर डी होगा। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, बोथ। श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में पहले क्या था? यूनिटरी गवर्नमेंट था, बाद में वहां जाके फेडरल गवर्नमेंट आया है। ठीक है, ऑप्शन में जो है बार बार ए बी सी डी करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार अगर आप ऑप्शन एग्जाम में लिख दिए तो आप जो है उसको बार बार क्रॉस कीजिएगा तो समझ लीजिए वो आप ही के लिए बैड इफेक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पर। एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो है पढ़ के नहीं टिक किया है, डायरेक्ट जय माता दी टिक किया है। तो इसीलिए ऐसा ना करें, पढ़ के ऑप्शन का आंसर बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो 193 कंट्रीज है तो इससे ज्यादा भी, लेकिन यहां पर एक ग्रुप बता रहा है कि 193 कंट्रीज में कितने कंट्री फेडरल गवर्नमेंट रन करवाते हैं। कौन सा गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है तो इंडिया तो एक ना हुआ, ऐसे कितने कंट्रीज है ये पूछ रहा है। क्या होगा? जल्दी से बताइए पांचवे का आंसर। ऑप्शन कमेंट करके क्या होगा आंसर? ए बी सी डी, 25, 100, 145 या 70। तो इसका आंसर होगा 25। ए वाला इसका सही आंसर है। कौन सा आंसर सही है? ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर से अप्रॉक्स एक क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के और आपको वो सही करके ही आना है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और उससे भी ज्यादा चैप्टर को समझिए। चैप्टर आप समझ जाइएगा तो एमसीक्यू आप खुद से ही सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। बताना है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है। तो कल आपको बताया गया था कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और रेसिडुअरी लिस्ट में भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो लोग इन लिस्ट को नहीं देखे हैं वो हमारे कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं जहां पर ये चैप्टर फेडरलिज्म एक्सप्लेन किया गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि स्टेट लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर भी आता है, इरिगेशन भी आता है और पुलिस भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। मतलब किसके पास पावर है जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के लिए लॉज बनाएंगे। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हम क्या बताए थे कि जो रेसिडुअरी लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते थे जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम कोई एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं था। जो नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं। तो बताना क्या है कि रेसिडुअरी लिस्ट में, ठीक है, रेसिडुअरी लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव होगा कि बाकी होगा? जल्दी से बताइए। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के लिए लॉस कौन बनाते हैं? फिर आदित्य राज आंसर बता रहे यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, सही जवाब आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी जैसे पहले क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सा कंट्री यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था शायद। कौन सा क्वेश्चन था ये रहा ये। ठीक है, यही था कि कौन कौन से कंट्री में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे। तो क्या ऑप्शन था? श्रीलंका एंड बेल्जियम। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि बेल्जियम बाद में अपना जो गवर्नमेंट का फॉर्म था वो यूनिटरी से कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हुआ? डेमोक्रेटिक, फेडरल, ऑथोरिटेरियन कि नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि बेल्जियम क्या किया था, बाद में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कर दिया और पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया। क्योंकि
अगर ये डिवाइड नहीं करता तो वहां पर सिविल वॉर जैसा कंडीशन आ जाता, जैसे श्रीलंका में आया था, और कंट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। इसीलिए वहां पर गवर्नमेंट क्या किया, पहले ही पावर को डिवाइड कर दिया और यूनिटरी से कन्वर्ट कर दिया किसमें, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स आर कॉल्ड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स, एमएलए, सरपंच, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स क्या कहलाते हैं, मेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेयर। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू के। लास्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का, फेडरलिज्म का। फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म विद द टू काइंड्स ऑफ डैश। मतलब फेडरलिज्म जो फॉर्म होता है वो दो काइंड से क्या क्या, टू काइंड्स ऑफ किससे बनता है, दो अलग अलग स्टेट से बनता है, दो अलग अलग लोगों से बनता है, दो अलग अलग रूट से बनता है, कि नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दो अलग अलग रूट से। किससे, रूट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूट्स, सबसे पहला रूट की जो पावर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि नाम ही क्या है, फेडरेशन। तो फेडरेशन में तो डिवीजन होगा ही। ठीक है, अब फेडरेशन में जो डिवीजन होगा, तो डिवीजन होने के बाद दूसरा क्या होगा कि यहां पर सारे स्टेट्स जो है खुद नहीं आएंगे। ठीक है, सारे स्टेट्स यहां पर खुद नहीं आएंगे, यहां पर उनको होल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल्ड। जैसे इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो ये इसके दो रूट्स हैं जिसकी वजह से फेडरेशन फॉर्म होता है। पहला पावर डिवीजन करना और सारे स्टेट्स को अपने कंट्रोल में रखना, ताकि वो स्टेट्स जो है अपने मन मुताबिक कोई नया या बड़ा डिसीजन ना ले पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि अब एमसीक्यू तो खत्म हो गया। अब ये क्या है आपके लिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसको जो है कॉपी पे लिख के, इसका आंसर कॉपी पे लिख के ही प्रैक्टिस कीजिए और खुद को स्कोर दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको अगर आउट ऑफ 5 बोला जाए तो कितना मार्क्स मिलेगा। उसमें आपका राइटिंग भी सही होना चाहिए, स्पेलिंग भी सही होना चाहिए और आंसर तो सही होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाट इज रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज। मतलब कि जो रूरल एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसका नाम क्या है। सेकंड, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इन 1992 इन इंडिया। मतलब 1992 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो ये था डिसेंट्रलाइजेशन। अब वो एक्सप्लेन करना है आपको कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। थर्ड में लिखा है कि मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट्स इज डन इन विच लैंग्वेज। मतलब ज्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेज को, मतलब ज्यादातर ऑफिशियल वर्क कौन से लैंग्वेज में होता है। ऑप्शन आपको हम दे देते हैं, हिंदी और इंग्लिश आपको बताना है और एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेम द सब्जेक्ट लिस्ट फ्रॉम विच बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। मतलब कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं। तो यहां पर क्या पूछा है, बोथ द यूनियन एंड स्टेट। तो किसका बात हो रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट का। किसका, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं और सब्जेक्ट्स को चुनते हैं। वाई डिसेंट्रलाइजेशन फेवर इन डेमोक्रेसी। मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन में आपको क्या बताया गया था कि जो पावर है, क्या है, जो पावर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया। इसी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी के फेवर में क्यों है, उसका आपको दो रीजन बताना है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे वीडियो में मिलेगा। तो जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे आप जाके देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स स्कोर कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।